नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सागर सुमन। सियासी गलियारे में एक बार फिर से आपको बताएंगे कि आखिर प्रदेश की सियासी हलचल क्या है, प्रदेश में अपडेट्स क्या है राजनीति से जुड़े हुए, और लगातार आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि अंदर खाने यानी कि पर्दे के पीछे की खबर राजनीति से जुड़ी हुई क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की। और सियासी गलियारे में सबसे पहले आज बात करेंगे हरियाणा बीजेपी की नई बन रही टीम को लेकर। हरियाणा बीजेपी की तरफ से आखिरकार जिला प्रधानों का ऐलान कर दिया गया। काफी दिन बाद कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद जिला अध्यक्ष नियुक्त कर लिए गए हैं। पार्टी ने 19 नए जिला प्रधान बनाए हैं, जबकि 3 पुराने प्रधानों का कार्यकाल आगे बढ़ाया गया है। उन पर भरोसा कायम रखा गया है। हरियाणा बीजेपी ने अपनी टीम तैयार कर ली है। पूरे प्रदेश के सभी 22 जिलों में अपने प्रधान नियुक्त कर दिए हैं, जिसके मुताबिक पार्टी ने 19 जिलों में नए अध्यक्ष बनाए हैं। तो वहीं 3 जिलों में पुराने नेताओं पर ही भरोसा जताया गया। संगठन मजबूती के लिए पार्टी ने गहन विचार विमर्श के बाद और नामों के पैनल पर हाईकमान की मुहर के बाद ये नियुक्तियां की गई। राकेश शर्मा को महेंद्रगढ़ का जिलाध्यक्ष बनाया गया। वहीं हिसार के जिलाध्यक्ष के तौर पर कैप्टन भूपेंद्र सिंह को कमान सौंपी गई। वहीं पंचकुला के जिलाध्यक्ष बने अजय शर्मा। फरीदाबाद से गोपाल शर्मा को जिलाध्यक्ष बनाया गया। कुरुक्षेत्र में जिलाध्यक्ष की कमान राजकुमार सैनी को सौंपी गई। सत्येंद्र परमार को चरखी दादरी का जिलाध्यक्ष बनाया गया। अजय बंसल को रोहतक का जिलाध्यक्ष बनाया गया, तो भिवानी से शंकर धूपर जिलाध्यक्ष बनाए गए। बलदेव गिरोहा बने फतेहाबाद के जिलाध्यक्ष। मोहनलाल कौशिक को सोनीपत का जिलाध्यक्ष बनाया गया। वहीं नूंह से जिलाध्यक्ष के तौर पर नरेंद्र पटेल की नियुक्ति की गई। विक्रम कात्यान को जज्जर का जिला प्रधान बनाया गया। राजू मोर जींद से जिलाध्यक्ष बनाए गए। जिलाध्यक्ष के तौर पर अंबाला में राजेश बतौरा की नियुक्ति की गई। अर्चना गुप्ता को पानीपत का जिलाध्यक्ष चुना गया। चरण सिंह तेवतिया पलवल के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए। वहीं आदित्य देवीलाल सिरसा के जिला प्रधान नियुक्त किए गए। वहीं यमुनानगर में जिलाध्यक्ष के तौर पर राकेश सपड़ा की नियुक्ति हुई। योगेंद्र राणा को करनाल का जिला प्रधान बनाया गया। गुरुग्राम की जिलाध्यक्ष बनी गार्गी कक्कड़। वहीं जिलाध्यक्ष के तौर पर कैथल में अशोक कुमार टांडा को कमान सौंपी गई और रेवाड़ी के जिला प्रधान हुकुमचंद यादव को बनाया गया। देवीलाल परिवार के सदस्य को भी जिम्मेदारी। पहली बार देवीलाल परिवार के सदस्य को कमान। पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल के पौत्र बने सिरसा के जिलाध्यक्ष। 3 जिले कैथल, रोहतक और फरीदाबाद के जिला प्रधानों पर पार्टी ने फिर से विश्वास जताया है। तो वहीं खास बात यह है कि सिरसा से देवीलाल परिवार के सदस्य को भी जिला अध्यक्ष बनाया गया। पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के पौत्र आदित्य देवीलाल को जिला प्रधान की जिम्मेदारी दी गई है। ये पहली बार हुआ है जब प्रदेश में बीजेपी ने देवीलाल परिवार के किसी सदस्य को इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि इसके अलावा सोनीपत से एक विधायक मोहनलाल बडोली को भी जिला प्रधान की जिम्मेदारी दी गई, तो वहीं 2 महिलाओं को भी मौका दिया गया। पॉलिटिकल तौर पर भी और जमीनी स्तर पर भी हर तरह से मन और दिल भांपने के बाद ही बीजेपी ने अपने जिला प्रधानों को जमीन पर उतारा, क्योंकि एक साथ 19 जिला अध्यक्षों को बदल देना कोई छोटी बात नहीं। यानी 3 जिला प्रधानों को छोड़कर पूरे हरियाणा के जिला अध्यक्ष बदल दिए गए। बीजेपी के इस फैसले के अपने अलग राजनीतिक मायने हैं और पार्टी को मजबूती देने की नीति भी, क्योंकि 1 महीने से रायशुमारी जारी थी, नई टीम बनाने की तैयारी थी और पार्टी को मजबूत करने की ही कंधों पर जिम्मेदारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
करीब एक महीने की रायशुमारी के बाद हरियाणा बीजेपी की तरफ से सभी 22 जिलों के अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सभी जिला प्रधानों को बधाई दी। साथ ही कहा कि सब लोग संगठन की मजबूती के लिए कार्य कर पार्टी को और ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। हरियाणा बीजेपी की नई टीम तैयार। बीजेपी के 19 जिला अध्यक्ष घोषित। 3 पुराने जिला प्रधानों पर भरोसा कायम। खत्म हो गया इंतजार हरियाणा बीजेपी की नई टीम का, क्योंकि अब हरियाणा बीजेपी की नई टीम तैयार हो चुकी है। पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्षों के नामों का खाका खोल दिया गया। प्रदेश के 22 जिलों में से 19 जिलों को नए अध्यक्ष मिले हैं, तो वहीं 3 जिलों में बीजेपी ने पुराने प्रधानों पर ही भरोसा कायम किया। पार्टी के सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को हरियाणा बीजेपी के हेड ओपी धनखड़ ने बधाई दी और कहा कि उन्हें विश्वास है कि सभी जिला प्रधान बिना स्वार्थ पार्टी की सेवा करेंगे। पार्टी की सबसे छोटी इकाई मंडल स्तर पर भी कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी के बाद ये सभी जिलाध्यक्ष तय किए गए हैं और इनकी घोषणा में काफी गहनता से सीएम और हाईकमान के साथ विचार विमर्श भी किया गया। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने भी सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को बधाई तो दी है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें भरोसा है सभी नए जिला प्रधान अपने कार्यकाल को सफल बनाते हुए पार्टी को और ज्यादा मजबूती देंगे और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हरियाणा बीजेपी लगातार संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है और पॉलिटिकल पथ पर आगामी दशा तय कर रही है। जिला प्रधानों का ऐलान भी यूं ही नहीं हो गया। करीब एक महीने की रायशुमारी की गई। हरियाणा के हर जिले का दौरा कर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया था। इतना ही नहीं, राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले धनखड़ अब भी सबको साथ लेकर चलने की नीति पर काम कर रहे हैं और जिलाध्यक्ष तय करने में भी धनखड़ ने हरियाणा से दिल्ली तक पार्टी के ज्यादातर बड़े नेताओं, सांसदों और हाईकमान के साथ मुलाकात की। संगठन की मजबूती के फॉर्मूले भी जाने, क्योंकि ताजपोशी के बाद आज तक धनखड़ फॉर्म में हैं और संगठन मजबूत कर रहे हैं। जरा याद कीजिए 23 जुलाई 2020 जब धनखड़ की ताजपोशी हुई। उस दिन धनखड़ ने कहा था कि गद्दी पर बैठने का तो बहाना है, पार्टी को आगे ले जाना है, क्योंकि आलाकमान ने उन्हें मजबूत संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी दी है। सारी टीम तोड़ी मुझे मंच उस पर कुर्सी पर बैठाने लगी तो मुझे लगा यही समझाने के लिए बैठा रहे कि ईश्वर को देखना तो कार्यकर्ता के रूप में। और मुझे ये भी ध्यान में आ गया बैठते बैठते ये बैठाने नहीं आए, ये तो बैठाने का नाटक है, खड़ा करने आए हैं काम करने के लिए, लगातार दायित्व निभाने। अब हो गई घोषणा सभी जिला प्रधानों की। अगर धनखड़ की भाषा में कहें तो अब जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, क्योंकि अब सभी जिला अध्यक्षों के साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करना है। हाँ, नियुक्तियां तरोताजा हैं और धनखड़ के कंधों पर अब भार और ज्यादा है, क्योंकि अब खत्म हो गया दौर नियुक्ति का। अब चुनौती है पार्टी की अभिव्यक्ति का। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। इधर बड़ौदा उपचुनाव जो सभी पार्टियों के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि ये दंगल सियासत में एक जंग बनता जा रहा है। खास बात यह है कि किसी भी पार्टी के लिए उम्मीदवार की घोषणा करना इतना आसान नहीं है। प्रत्याशी का चयन करने में काफी मुश्किलें हो सकती हैं। बड़ौदा का दंगल किसके लिए होगा मंगल? कौन जीतेगा बड़ौदा उपचुनाव की जंग? साख की लड़ाई में कौन करेगा चढ़ाई? फिलहाल अलग अलग पार्टियों के नेता, विधायक, मंत्री और सांसद बड़ौदा में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि बड़ौदा में उपचुनाव होने हैं। लगातार दौरा भी कर रहे हैं, तो सोचिए ये इस सीट पर आजकल कितनी हीट होगी। चाहे सीएम मनोहर लाल हों, विपक्षी नेता हुड्डा हों
इनेलो नेता अभय चौटाला हों या फिर कोई मंत्री, सांसद और अलग अलग पार्टियों के विधायक हों, कोई भी हो, हर कोई बड़ौदा की गलियों में घूम घूम कर अपनी पार्टी का प्रचार करने में लगे हैं। बड़ौदा में नेताओं के दौरों से ऐसा लगने लगा है कि नेताओं का निवास बड़ौदा में ही हो। उम्मीदवार बताने से बचते दल। प्रत्याशी का चयन नहीं आसान। सीट तो एक है, लेकिन फिर भी लड़ाई में पार्टियां अनेक हैं। और जब सवाल साख का और वर्चस्व का हो तो गर्माहट और बढ़ जाती है। रोमांच भी बढ़ जाता है मुकाबले का। जब टीम टक्कर की हो, जीत के दावे तो हैं, साथ ही दाव पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रत्याशियों के चयन का है, जो किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल सा लग रहा है। गठबंधन के चलते अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उम्मीदवार किसका होगा, लेकिन चर्चाएं हैं कि उम्मीदवारी की दौड़ में जेजेपी के केसी बांगड़ हैं। अगर जेजेपी के हिस्से में टिकट गई तो गठबंधन उम्मीदवार के तौर पर केसी बांगड़ को उतारा जा सकता है, लेकिन इतना आसान ये नहीं लगता, क्योंकि भूपेंद्र मलिक भी दावेदारी ठोक रहे हैं और लगातार दौरा करने में जुटे हैं। और जब कोई पसीने बहाता है तो लक्ष्य विजय का होता है, यानी उम्मीदवारी में लक्ष्य का मतलब टिकट पाना। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात की जाए तो कपूर नरवाल और योगेश्वर दत्त टिकट की रेस में हैं। प्रत्याशियों के चयन में पेंच कहां? कब होगा उम्मीदवारों का ऐलान? प्रत्याशी पर बीजेपी जेजेपी की इनसाइड स्टोरी। आखिर सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार का चयन करने में देरी क्यों कर रही हैं? ऐलान तो दूर की बात है, अभी तो कोई प्रत्याशी के नाम पर मुंह तक नहीं खोल रहे। बस इतनी बात कहकर सवाल को टाल दिया जाता है कि उपचुनाव की तारीख के बाद उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। फिर भी आखिरकार पेंच फंसा कहां है? बताया जा रहा है कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और जेजेपी की बैठकें होती रहती हैं, मीटिंग्स में काफी देर तक बात भी होती है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये नहीं पता कि प्रत्याशी किस दल का होगा। घोषणा तो जब मर्जी कीजिए, लेकिन बैठकों में इस पर भी बात नहीं बन पा रही कि दंगल में पहलवान किसका होगा, और अगर ये भी हो जाता है तो टिकट के दावेदारों में से कौन रेस जीतेगा, ये भी संशय का सवाल है, क्योंकि साफ साफ कुछ नहीं कहा जा सकता। टिकट के लिए पार्टी दफ्तर की दहलीज से लेकर बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात तक दावेदार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, नहीं तोड़ रहे आस और उम्मीद टिकट पाने की, लेकिन पार्टियां चुप्पी साध रही हैं प्रत्याशी बताने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इधर एसवाइएल को लेकर हरियाणा और पंजाब आमने सामने हैं। लंबे समय से इस मसले पर सियासत होती आ रही है और अब भी अगर पंजाब के रुख के मुताबिक देखें तो ऐसा लग रहा है कि बातचीत से बात बनने वाली नहीं है। एसवाइएल पर बातचीत से बनेगी बात। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की दो टूक। केंद्र के साथ बात कितनी कारगर? एसवाइएल मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब आमने सामने हैं। लंबे समय से मसले पर होती आ रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही और पंजाब का रुख देखें तो फिलहाल भी इसका समाधान होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि एसवाइएल नहर अगर बनती है तो इससे पंजाब जल उठेगा। We had a very a meeting which I thought was on the positive lines, and we told them what our Punjab problems were, and they seem to understand that. इतना ही नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को बता दिया है कि 1966 में पंजाब और हरियाणा में संसाधनों का बंटवारा 60-40 के रेशियो पर हुआ था, लेकिन इसमें नदी जल शामिल नहीं है। पानी के बंटवारे को लेकर रावी, ब्यास और सतलुज को तो शामिल करते हैं, लेकिन यमुना को नहीं करते हैं। यमुना नदी को भी शामिल किया जाना चाहिए। Division of Punjab took place in 1966. All assets of ours were shared, from personnel to buildings to downwards, on a 60-40 basis, except water. What I've suggested is that everything was done on a 60-40. They should include the Yamuna water in it also, and then divide it on a 60-40 basis. That is what I suggested.
as one of my suggestions. Now this meeting will be held again. इसके अलावा जनता टीवी से खास बातचीत में अमृतसर से कांग्रेस के विधायक राजकुमार वेरका ने भी तंज कसते हुए कहा कि बाल्टी ले आओ और पानी ले जाओ। ये कह रहे हैं कि हम पानी लेके रहेंगे। भैया ले जाइए बाल्टियां भर के, हमने को मना तो किसी से किया नहीं, ले जाओ जिसको चाहिए, लेकिन पानी कहाँ से दो? पानी हमारे पास नहीं है। हमारे पास पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है। मैं कह रहा हूँ बार बार कि हरियाणा हमारा भाई है। अगर परिवार में किसी के पास सरप्लस कोई चीज हो या प्राप्त भी हो तो तब भी दे दे, हमारे पास है ही नहीं तो हम दे कैसे? राजकुमार वेरका का कहना है कि पंजाब के पास खुद पर्याप्त पानी नहीं है, तो फिर हरियाणा को पानी कैसे दिया जाए? हालांकि दूसरी तरफ हरियाणा भी पानी लेने की बात कह रहा है, यानी ये आर पार की स्थिति बनती जा रही है। और अगर ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा कि एसवाईएल के पानी पर हरियाणा और पंजाब आमने सामने हैं। 18 अगस्त को पहली बार हुई केंद्र और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में कोई खास बात नहीं बन पाई और जानकारी के मुताबिक कुछ ही दिनों में केंद्र के साथ दूसरी बैठक भी होने वाली है। लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री की मीटिंग भी होगी। खैर जो भी हो, मीटिंग्स का दौर तो जारी रहेगा। मुद्दा दशकों पुराना है और सुलझाना इतना भी आसान नहीं। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कह चुके हैं। यानी एसवाईएल पर अभी रार है, प्रहार भी है, तकरार भी है। तो क्या बातचीत से बात बन पाएगी या फिर सियासत यूं ही चलती जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उधर एसवाईएल को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बयान को गृह मंत्री अनिल विज ने गैर जिम्मेदाराना ठहराया है। क्या कहा है हरियाणा के गृह मंत्री ने, ये सुनिए। उन्होंने बिल्कुल जो है गैर जिम्मेदाराना बात की है। इस प्रकार की बात उनको लानी नहीं चाहिए थी और ये एजेंडे में भी नहीं थी। आज ये मुद्दा नहीं है कि कितना पानी देना है और कितना पंजाब दे सकता है। इस सारे पर पंजाब अपना पक्ष रख चुका सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला दे चुका। आज तो एजेंडा इस बात का है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसवाईएल बनाओ, वो एसवाईएल कैसे बनेगी? उसको पंजाब बनाएगा, उसको हरियाणा बनाएगा, जहाँ कोई उसको केंद्रीय एजेंसी बनाएगी। आज ये मुद्दा नहीं है कि पानी है या नहीं है, कितना पानी मिलेगा, कितना पानी नहीं मिलेगा। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की बात सुनकर अपना फैसला दे चुका। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। कुछ और अहम खबरों के साथ कल फिर होंगे हाजिर। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।